नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय, और व्यवसाय एवं पेशे से आय में हम पढ़ रहे हैं व्ययों के संबंध में छूट। व्ययों के संबंध में छूट में हमने स्पष्ट है स्वीकृत व्यय जो कल कंप्लीट कर लिए थे पिछली क्लास में। तो जो ये स्पष्ट स्वीकृत व्यय है या जिन भी व्ययों की हम बात कर रहे हैं, इनके संबंध में एक किसी प्रकार की फाइनल लिस्ट नहीं बनाई जा सकती कि टोटल इतने व्यय हैं जो व्यवसाय के आय में से जो है जिनकी कटौती स्वीकृत की जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के व्यवसाय हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार जो है व्यवसाय द्वारा व्यय किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो उन व्ययों के संबंध में फिर क्या होता है कि आयकर अधिकारी ये निर्णय लेता है कि किसी व्यय को स्वीकृत करना चाहिए या अस्वीकृत करना चाहिए। वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। किसी व्यय को स्वीकृत करना है, कौन सा व्यय स्वीकृत हो सकता है, उसके लिए कुछ अगर शर्तें पूरी हो जाती हैं तो उस व्यय को सामान्य रूप से स्वीकृत कर लिया जाता है। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहला है व्यय व्यवसाय एवं पेशे से संबंधित हो। तो अगर कोई व्यय पूर्णतः व्यवसाय एवं पेशे से अगर संबंधित हो तो उस व्यय को जो है स्वीकृत कर लिया जाता है। उस व्यय की कटौती व्यवसाय या पेशे की आय में से प्रदान कर दी जाती है। दूसरा, व्यय पूंजीगत प्रकृति का ना हो। तो जो व्यय किया गया है वो व्यय आयगत प्रकृति का होना चाहिए। वो व्यय व्यवसाय की आय कमाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि संपत्ति खरीदने के लिए किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय नहीं होना चाहिए। तो अगर आयगत प्रकृति का व्यय है तो उस व्यय को सामान्यतः उस व्यय की कटौती स्वीकार कर ली जाती है। तीसरा, व्यय गत वर्ष में किया जाना चाहिए। और जो भी व्यय किया है व्यवसाय के संबंध में आय कमाने के लिए, वो व्यय गत वर्ष में किया जाना चाहिए। व्यय व्यक्तिगत व्यय नहीं होना चाहिए। और ऐसा खर्चा जो है वो निजी व्यय नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत व्यय नहीं होना चाहिए, करदाता का पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार किसी भी व्यय को स्वीकृत होने के लिए कम से कम इन 4 शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। अगर वो व्यय पूर्णतः व्यवसाय एवं पेशे से संबंधित हो, अगर वो व्यय पूंजीगत प्रकृति का न हो, व्यय गत वर्ष में अगर किया गया है और व्यय व्यक्तिगत व्यय नहीं है, तो सामान्य तौर पर ऐसा व्यय व्यवसाय की आय में से कटौती के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। लेकिन फिर भी हम जिन व्ययों की बात कर रहे हैं वो एक अंतिम सूची नहीं है, एक फाइनल लिस्ट नहीं है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनकी कटौती व्यवसाय अथवा पेशे की आय में से प्रदान की जा सकती है। ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ परिस्थितिवश स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यय। परिस्थिति के अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यय की हम बात करेंगे। व्ययों की प्रकृति के अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यय। तो व्ययों को उनकी प्रकृति के अनुसार, व्ययों को उनकी परिस्थिति के अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो कौन कौन से खर्चे हैं? तो पहला खर्चा अगर हम देखें तो माल के क्रय, निर्माण एवं प्रक्रिया के व्यय स्वीकृत अस्वीकृत। तो कोई खर्चा अगर माल के क्रय के संबंध में
निर्माण के संबंध में या माल की जो प्रक्रिया की जाती है, जो प्रोसेस की जाती है उत्पादन में, उस प्रक्रिया के संबंध में अगर कोई खर्चा है तो उसमें परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि उस खर्चे को स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत किया जाएगा। तो ऐसा खर्चा जो है वो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। तो कौन सा खर्चा स्वीकृत होगा? एक तो माल के क्रय पर व्यय, माल के खरीदने पर जो आपूर्तिकर्ता को जो राशि चुकाई जाती है, जो व्यय किया जाता है, वो व्यय जो है कटौती के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। माल पर चुकाया गया कर, माल के खरीदने पर किसी प्रकार का कर चुकाया गया है, चुंगी चुकाई गई है, ये सारे व्यय जो है स्वीकृत व्यय कहलाते हैं। व्यवसाय की आय में से इनको स्वीकृत कर दिया जाता है। माल के संबंध में चुकाया गया भाड़ा, कमीशन, दलाली आदि। अगर जो व्यवसायी है वो माल का क्रय विक्रय कर रहा है, यानी माल खरीदता है, उसमें अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ता है और माल का विक्रय कर देता है, या फिर कोई उत्पादन करता है जो कच्चा माल खरीदता है, फिर उसका प्रक्रिया करके उससे कुछ अन्य उत्पाद बनाकर माल को बाजार में बेचता है, तो इस प्रकार के चाहे कोई निर्माता हो, उत्पादन करता हो, या चाहे कोई व्यापारी हो जो क्रय विक्रय का काम कर रहा है, इन सबको माल का क्रय करना पड़ता है। तो माल के क्रय या निर्माण के संबंध में जो खर्चे हैं, उन खर्चों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो चाहे ये कच्चा माल खरीदा जाए या फिर एक कोई तैयार माल खरीदा जाए व्यापारी द्वारा, तो इस प्रकार के क्रय पर जो भी खर्चा किया जाता है, जो खरीदने पर जो मूल्य चुकाया जाता है, वो स्वीकृत व्यय होता है। व्यवसाय की आय में से उसकी कटौती प्रदान की जाती है। उस माल पर जो भी कर चुकाया जाता है माल के खरीदने पर, जैसे जीएसटी चुकाया गया, चुंगी चुकाई गई, तो वो सारे के सारे कर स्वीकार किए जाते हैं कटौती के रूप में। माल के संबंध में चुकाया गया भाड़ा, अगर माल खरीदा जा रहा है और माल को आपूर्तिकर्ता के यहाँ से कारखाने तक या फिर अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक जो मंगवाने का जो भाड़ा है, वो भाड़ा स्वीकृत व्यय होता है। उस पर माल के खरीदने के संबंध में अगर कोई कमीशन, दलाली चुकाई जाती है, तो वो भी स्वीकृत व्यय होता है। माल की चोरी या गबन, अगर माल की चोरी कर ली जाए, उसका गबन कर लिया जाए, तो ऐसा व्यय भी स्वीकृत व्यय होता है। माल का रास्ते में क्षतिग्रस्त होना, अगर माल आपूर्तिकर्ता के यहाँ से कारखाने तक, व्यवसायिक प्रतिष्ठान तक आ रहा है और रास्ते में ऐसा माल एक्सीडेंट की वजह से या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ऐसा खर्चा भी जो है स्वीकृत व्यय होता है। तो इस प्रकार से माल के क्रय के संबंध में कुछ खर्चे हैं जिनको व्यवसाय में स्वीकृत कर लिया जाता है। लेकिन अगर माल का दान देना, अगर माल को दान में दिया जा रहा है, जो भी माल खरीदा गया है, चाहे कच्चा माल हो या तैयार माल हो, उस माल को अगर चैरिटी दी जा रही है उस माल की, तो ऐसा जो खर्चा है जो दान दिया गया है, वो व्यवसाय की आय में से कटौती के रूप में स्वीकृत व्यय नहीं होगा, उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा। माल का आहरण, जो भी माल व्यवसाय में है, चाहे कच्चा माल हो या तैयार माल हो, उसका अगर आहरण कर लिया जाता है, यानी व्यवसाय के मालिक द्वारा उसका निजी प्रयोग कर लिया जाता है, निजी, तो ऐसा जो व्यय है वो अस्वीकृत होता है। माल को दान में दे दिया, माल का आहरण कर लिया, माल का पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में उपयोग, व्यवसाय में जो भी माल है, जो भी गुड्स है, उसका अगर पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में अगर प्रयोग कर लिया जाता है, तो ऐसा व्यय आयगत व्यय नहीं माना जाता और ऐसे व्यय की कटौती भी जो है व्यवसाय के आय में से प्रदान नहीं की जाती। माल का अगर पूंजीगत संपत्ति के निर्माण में उपयोग कर लिया जाता है, जैसे उदाहरण मान लीजिए कि कोई सीमेंट का व्यापारी है और वो सीमेंट का व्यापारी सीमेंट का उपयोग भवन के निर्माण में कर लेता है, तो जो सीमेंट का उपयोग भवन के निर्माण में किया गया है, उस सीमेंट का जो भी व्यय है वो अस्वीकृत होगा। उस सीमेंट का जो भी खर्चा आया है, सीमेंट की जो भी लागत है, उस खर्चे को व्यवसाय की आय में से स्वीकृत नहीं किया जाएगा, कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी।
दूसरा है माल के विक्रय एवं सेवा प्रदान करने पर। माल के क्रय के संबंध में हमने खर्चों की बात कर ली, अब दूसरे हम बात करेंगे माल के विक्रय के संबंध में। तो माल के विक्रय के संबंध में, माल के विक्रय के संबंध में जब माल के विक्रय के संबंध में चुकाया गया कमीशन, दलाली, पैकिंग व्यय, भाड़ा आदि। तो जब माल का विक्रय किया जाता है और इस विक्रय के संबंध में अगर किसी एजेंट को कोई कमीशन या दलाली दी जाती है तो ऐसा व्यय स्वीकृत व्यय होता है। इसके अलावा जब माल का विक्रय किया गया तो उसकी पैकिंग के खर्चे, जो गाड़ी भाड़ा था माल को कारखाने से लेकर और जो कस्टमर है उस तक पहुंचाने का जो गाड़ी भाड़ा है, वो ऐसे सारे खर्चे जो है स्वीकृत व्यय कहलाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कमीशन, दलाली, कोई गाड़ी भाड़ा अगर करदाता के किसी रिश्तेदार को दिया गया है, मान लीजिए करदाता का कोई रिश्तेदार है, वो अगर एजेंट के रूप में काम कर रहा है और उसको कमीशन और दलाली का भुगतान किया गया है, या फिर करदाता का कोई रिश्तेदार जो कि यातायात सुविधा प्रदान करने में लगा है, जिसकी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, तो अगर ऐसा कोई रिलेटिव है तो इनको जो भुगतान किया गया है वो सामान्य से अधिक नहीं होना चाहिए। व्यवसायी के रिश्तेदारों को किया गया सामान्य से अधिक व्यय अस्वीकृत होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कर बचाने के लिए जो व्यवसायी है अपने रिश्तेदारों को कमीशन, दलाली या गाड़ी भाड़ा इस प्रकार के खर्चों का भुगतान कर दे और वो सामान्य से अधिक व्यय कर दे। तो अगर व्यवसायी के रिश्तेदारों को ऐसा कोई भुगतान किया गया और वो सामान्य से अधिक लगता है अगर आयकर कर निर्धारण अधिकारी को, तो वो ऐसे व्ययों को अस्वीकृत कर सकता है। अगर ऐसे व्ययों का भुगतान नगद में किया गया है तो 20,000 से अधिक का नगद में भुगतान। अगर ऐसे व्ययों को नगद में भुगतान किया गया है और 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान नगद में किया गया है तो ऐसा व्यय भी अस्वीकृत कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कर का भुगतान। करदाता द्वारा अगर कर का भुगतान कर दिया जाता है तो कौन से करों का भुगतान स्वीकृत होगा और कौन से करों का भुगतान अस्वीकृत होगा, इनकी बात करते हैं। तो अगर करदाता द्वारा अप्रत्यक्ष करों का भुगतान किया जाता है तो इस प्रकार के करों का भुगतान व्यवसाय में स्वीकृत व्यय होगा, व्यवसाय की आय में से कटौती दी जाएगी। जैसे वस्तु एवं सेवा कर, आयात निर्यात कर या आयात कर। तो अगर करदाता द्वारा जीएसटी का भुगतान किया जाता है, कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया जाता है जो अप्रत्यक्ष कर है, तो ऐसे करों का भुगतान अगर करने पर इन करों के संबंध में व्यवसाय की आय में से कटौती प्रदान की जाती है। दूसरा, अगर मकान का व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तो मकान के संबंध में चुकाया गया नगरपालिका कर, भूमि कर आदि। तो एक तो अप्रत्यक्ष करों का भुगतान व्यवसाय की आय में से स्वीकृत किया जाता है
और दूसरा, अगर किसी मकान का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है और उस मकान के संबंध में अगर नगरपालिका कर, भूमि कर, इस प्रकार के कोई करों का भुगतान किया जाता है तो ऐसे कर भी व्यवसाय की आय में से कटौती योग्य होते हैं। अगर प्रत्यक्ष करों का भुगतान किया जाता है, प्रत्यक्ष करों का भुगतान जिसमें आयकर है, तो व्यवसाय की आय में से आय की गणना करते समय इनकम टैक्स की कटौती स्वीकार नहीं की जाती। जो भी प्रॉफिट की गणना की जाएगी, व्यवसाय की आय की गणना की जाएगी, फिर उस आय पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा। इसलिए व्यवसाय की आय की गणना करते समय प्रत्यक्ष करों के भुगतान की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती, यानी आयकर की कटौती स्वीकृत नहीं की जाती। तो हम बात कर रहे हैं व्ययों की प्रकृति के अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्यय, या फिर परिस्थिति के अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्ययों की। तो 3 व्यय हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। चौथा है विज्ञापन व्यय। स्वीकृत अस्वीकृत। तो अगर करदाता द्वारा विज्ञापन के संबंध में खर्चे किए जाते हैं तो कौन कौन से खर्चे स्वीकृत होंगे और कौन से खर्चे अस्वीकृत होंगे। तो विज्ञापन के संबंध में अगर विज्ञापन अखबार, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि पर विज्ञापन का खर्चा। अगर विज्ञापन किया जाता है व्यवसाय के द्वारा और विज्ञापन अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर या इंटरनेट पर विज्ञापन किया जाता है तो ऐसे खर्चे स्वीकृत कर लिए जाते हैं। मॉडल एवं फैशन शो, अगर कोई फैशन शो के द्वारा या किसी मॉडल के द्वारा अगर कोई खर्चा किया जाता है, विज्ञापन व्यय किया जाता है, तो ऐसे विज्ञापन व्यय भी जो है व्यवसाय की आय में से कटौती योग्य होते हैं। होर्डिंग्स का किराया, बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर, सड़कों पर होर्डिंग्स पर बड़े बड़े पोस्टर लगवाकर जो विज्ञापन किया जाता है, तो ऐसे अगर होर्डिंग्स पर पोस्टर लगवाए जाते हैं तो उन होर्डिंग्स का जो किराया चुकाया जाता है वो किराया भी विज्ञापन व्यय में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर विज्ञापन राजनीतिक पार्टी की पत्र पत्रिकाओं या स्मारिका में दिए गए विज्ञापन पर वे, अगर किसी राजनीतिक पार्टी की पत्र पत्रिका में अगर कोई विज्ञापन किया जाता है करदाता द्वारा, तो ऐसे विज्ञापन के संबंध में किए गए खर्चे अस्वीकृत होते हैं। इनमें स्वीकृत खर्च विज्ञापन व्यय में अगर हम बात करें तो टीवी पर कोई सीरियल आ रहा है, टीवी पर कोई सीरियल एवं खेलों के प्रायोजक के रूप में विज्ञापन वे माने जाते हैं। अगर कोई टीवी पर सीरियल है या फिर कोई खेल आ रहा है, कोई क्रिकेट मैच है, उसमें अगर करदाता उसको प्रायोजक करता है, स्पॉन्सर करता है, तो ऐसे खर्चे भी विज्ञापन व्यय माने जाते हैं और व्यवसाय की आय में से कटौती योग्य होते हैं। तो अस्वीकृत व्ययों की बात करें तो राजनीतिक पार्टी की पत्र पत्रिकाओं में, स्मारिका में दिए गए विज्ञापन पर व्यय अस्वीकृत होते हैं। होर्डिंग्स पर किए गए
पूंजीगत व्यय। जो होर्डिंग्स है, अगर उन होर्डिंग्स पर बड़े बड़े होर्डिंग्स पर जो होर्डिंग्स का किराया दिया जाता है, ऐसा विज्ञापन व्यय स्वीकृत व्यय होता है। लेकिन अगर खुद की होर्डिंग्स बनवाई जाती है करदाता द्वारा, तो ऐसे व्यय पूंजीगत व्यय कहलाते हैं और ऐसे व्यय अस्वीकृत होते हैं। विज्ञापन व्यय के बाद में बात करते हैं कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, अनुलाभ आदि। तो कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, भत्ते, अनुलाभ, कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और अनुलाभ यानी सुविधाएं, तो इन सब का जो भी मूल्य है वो सारे के सारे खर्चे, इन सब पर जो भी खर्चे किए जाते हैं वेतन के रूप में, भत्तों के रूप में और अनुलाभ के रूप में, वो सारे खर्चे व्यवसाय के आय में से स्वीकृत किए जाते हैं। इनके अलावा ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस भुगतान के आधार पर। देखिए, जो भी कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, अनुलाभ, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारे के सारे देय आधार पर स्वीकृत कर लिए जाते हैं, लेकिन बोनस केवल भुगतान के आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। अगर बोनस कर्मचारियों को वास्तव में भुगतान किया जाता है बोनस का, तभी बोनस जो है स्वीकृत व्यय माना जाएगा। इसके अलावा कोई औद्योगिक विवाद अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति। तो अगर औद्योगिक विवाद अधिनियम या फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि के अंतर्गत कर्मचारी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जाती है, तो ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि भी स्वीकृत व्यय मानी जाती है। इसके अलावा प्रमाणित एवं वैधानिक भविष्य निधि में अंशदान। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी द्वारा प्रमाणित या वैधानिक भविष्य निधि में अगर अंशदान किया जाता है, तो ऐसा खर्चा भी स्वीकृत व्यय माना जाता है। अर्जित अवकाश वेतन भी स्वीकृत व्यय होता है। कर्मचारी की गलती के कारण उत्पन्न दायित्व, अगर कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार की गलती कर दी गई और उस गलती के कारण अगर कोई दायित्व उत्पन्न हो गया, कोई खर्चा करना पड़ गया, तो ऐसा खर्चा भी व्यवसाय के आय में से स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे खर्चे की कटौती भी प्रदान की जाएगी। अगर कर्मचारियों को कोई उदारतावश भुगतान, अगर कर्मचारियों को अगर कोई उदारतावश भुगतान किया जाता है, यानी कि ऐसा भुगतान किसी नियमों के अनुसार नहीं है, तो ऐसा भुगतान, जो भी भुगतान किया गया है वो जो है अस्वीकृत होगा। जो है कंपनी के समापन पर एकमुश्त राशि, अगर कंपनी का समापन हो गया है और कंपनी के समापन पर अगर कर्मचारी को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, तो ऐसा व्यय भी जो है अस्वीकृत होता है। व्यक्तिगत आधार पर उपहार, भेंट आदि, करदाता द्वारा कर्मचारी से कोई अपना पर्सनल रिलेशन के कारण, व्यक्तिगत संबंधों के कारण अगर उसको कोई उपहार, भेंट आदि दिए जाते हैं, तो इस उपहार, भेंट आदि के संबंध में किए गए वे भी अस्वीकृत व्यय कहलाते हैं।
व्ययों की प्रकृति के अनुसार स्वीकृत एवं अस्वीकृत व्ययों में अगला है छठा है अर्थदंड। स्वीकृत अस्वीकृत। अर्थदंड यानी कि पेनल्टी किसी प्रकार के व्यवसायिक अनुबंधों को अगर तोड़ दिया जाता है, उन व्यवसायिक अनुबंधों का उल्लंघन कर दिया जाता है जो कि व्यवसाय के हित में हो, और इसके संबंध में अगर कोई अर्थदंड दिया जाता है, कोई पेनल्टी चुकाई जाती है, तो ऐसा अर्थदंड स्वीकृत व्यय होता है। व्यावसायिक अनुबंधों के उल्लंघन पर चुकाया गया अर्थदंड। ऐसा उल्लंघन व्यवसाय के हित में हो, या फिर व्यावसायिक अनुबंधों के उल्लंघन पर जब्त अग्रिम राशि। तो अगर व्यावसायिक अनुबंधों का उल्लंघन कर दिया जाता है और उन उल्लंघन के कारण अगर किसी प्रकार का अर्थदंड चुकाया जाता है और ऐसा उल्लंघन व्यवसाय के हित में हो, तो जो अर्थदंड की राशि है, जो पेनल्टी की राशि है, वो स्वीकृत व्यय होती है। व्यावसायिक अनुबंधों के उल्लंघन पर जब्त अग्रिम राशि, अगर किसी जो है पक्षकार को अगर एडवांस दे दिया है, अग्रिम राशि प्रदान कर दी गई है किसी अनुबंध के संबंध में, लेकिन उस अनुबंध का फिर करदाता द्वारा उल्लंघन कर दिया गया है और पक्षकार द्वारा जो अग्रिम राशि जब्त कर ली गई है, वो अग्रिम राशि भी स्वीकृत व्यय कहलाएगी। लेकिन ऐसा उल्लंघन व्यवसाय के हित में होना चाहिए। कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर चुकाया गया अर्थदंड। अगर कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है और उस उल्लंघन के कारण अगर कोई पेनल्टी चुकाई जा रही है, कोई अर्थदंड चुकाया जा रहा है, तो ऐसा अर्थदंड जो है व्यवसाय की आय में से अस्वीकृत होगा। आयकर चुकाने में विलंब के कारण दिया गया ब्याज एवं अर्थदंड। तो आयकर समय पर नहीं चुकाया गया और आयकर चुकाने में विलंब कर दिया गया, विलंब के कारण आयकर पर ब्याज और अर्थदंड का, पेनल्टी का भुगतान करना पड़ा, तो ऐसा ब्याज और अर्थदंड जो है व्यवसाय की आय में से अस्वीकृत होता है। सातवां है दान एवं चंदा। तो व्यावसायिक संघों को दिया गया चंदा, सदस्यता शुल्क आदि, तो ऐसे खर्चे व्यवसाय के संबंध में माने जाते हैं। तो अगर करदाता किसी व्यवसायिक संघ का सदस्य है और सदस्य होने के नाते उसने कोई चंदा या सदस्यता शुल्क चुकाया है, तो ऐसा खर्चा, जो ऐसा दान है, ऐसा चंदा है, वो स्वीकृत व्यय कहलाता है और व्यवसाय की आय में से उसकी कटौती स्वीकार की जाती है। तो जैसे व्यवसायिक संघ हो गए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई लघु उद्योग है तो लघु उद्योगों का कोई संघ हो, तो ऐसे संघों का अगर सदस्य है और उनको सदस्यों होने के नाते सदस्यता शुल्क या को चंदा दिए जाने पर ऐसा व्यय कटौती योग्य होता है, स्वीकृत व्यय कहलाता है। अब कोई दान, धर्मादा, व्यक्तिगत उपहार आदि, अगर करदाता द्वारा कोई पुण्य के लिए कोई दान दिया जाता है, कोई धर्मादे की राशि दी जाती है या किसी को व्यक्तिगत उपहार दिया जाता है, तो जो ऐसा व्यय है वो अस्वीकृत व्यय कहलाता है।
अब हम बात करेंगे कानूनी व्यय। तो कानूनी व्यय व्यवसाय के अधिकारों की रक्षा के लिए, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा के लिए, कोई दीवानी मामलों के मुकदमे पर वे आयकर प्रतिवेदन, वस्तु एवं सेवा कर प्रतिवेदन के संबंध में वे व्यवसाय के हित के लिए सलाह पर वे। तो कानूनी व्यय, कुछ प्रकार के कानूनी व्यय व्यवसाय को करने पड़ते हैं। अगर ऐसे व्यय व्यवसाय के अधिकारों की रक्षा के लिए अगर किए जा रहे हैं तो ऐसे कानूनी व्यय स्वीकृत किए जाते हैं। मान लीजिए किसी ने करदाता के पेटेंट का, ट्रेडमार्क का दुरुपयोग किया है और करदाता अपने व्यवसाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उस पर मुकदमा करता है और उसके संबंध में अगर कानूनी व्यय करता है तो ऐसे व्यय जो है स्वीकार किए जाएंगे। व्यवसाय की आय में से ऐसे व्ययों की कटौती प्रदान की जाएगी। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा के लिए अगर कोई कानूनी व्यय किया जाता है तो ऐसे कानूनी व्यय भी स्वीकृत व्यय होंगे। दीवानी मामलों के मुकदमों पर अगर कोई व्यय किया जाता है, कानूनी व्यय किया जाता है तो ऐसे व्यय भी स्वीकृत व्यय कहलाते हैं। इसके अलावा कोई इनकम टैक्स का रिटर्न भरना हो, जीएसटी रिटर्न लगाना हो, उसके संबंध में अगर कोई कानूनी व्यय किए गए हैं, कोई सीए को, वकील को अगर किसी प्रकार का जो है पेमेंट किया गया है तो ऐसा खर्चा भी स्वीकृत व्यय कहलाता है। अगर व्यवसाय के हित में अगर किसी प्रकार की कोई सलाह ली गई है और उस सलाह के लिए अगर किसी प्रकार के कानूनी व्यय किए गए हैं तो ऐसे व्यय भी स्वीकृत व्यय कहलाते हैं। इसके अलावा अगर कोई देनदारों से वसूली के लिए या कर्मचारी को निकालने के लिए, देनदारों से वसूली करने के लिए अगर कोई कानूनी व्यय किए है, देनदारों पर केस किया गया है, उसके संबंध में कोई खर्चा किया गया है, या फिर कर्मचारी को निकालने के लिए अगर किसी कर्मचारी को व्यवसाय से, संस्था से निकालना है और कर्मचारी को निकालना व्यवसाय के हित में हो तो इस प्रकार के जो कानूनी व्यय हैं वो भी स्वीकृत व्यय कहलाते हैं। ऋण लेने के संबंध में कानूनी व्यय, अगर करदाता को किसी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है और ऋण लेने के लिए अगर किसी प्रकार के प्रलेख बनाए जाते हैं, कोई शुल्क चुकाया जाता है, कानूनी व्यय किए जाते हैं तो ऐसे सारे खर्चे जो है स्वीकृत व्यय कहलाते हैं। अब अगर किसी अधिनियम के उल्लंघन पर कानूनी व्यय, अगर करदाता द्वारा किसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, कानून का उल्लंघन किया गया है और उसको जो है किसी प्रकार के कानूनी व्यय करने पड़े तो इस प्रकार के कानूनी व्यय अस्वीकृत व्यय कहलाते हैं। पूंजीगत संपत्तियों की प्राप्ति के संबंध में कानूनी व्यय, पूंजीगत संपत्तियों की प्राप्ति के लिए अगर कोई कानूनी व्यय किया गया है, उन पर किसी प्रकार का शुल्क चुकाया गया है, पंजीकरण शुल्क चुकाया गया है तो ऐसे जो कानूनी व्यय हैं वो अस्वीकृत होते हैं। ऐसे कानूनी व्यय पूंजी जो संपत्ति है उसकी संपत्ति की लागत में जोड़ दिए जाते हैं।
न कि ऐसे खर्चे आयगत व्यय नहीं माने जाते, इनको व्यवसाय की आय में से इनकी कटौती प्रदान नहीं की जाती है। साझेदारी फर्म द्वारा संलेख के संबंध में व्यय, साझेदारी फर्म द्वारा साझेदारी संलेख बनवाने के संबंध में अगर कोई कानूनी व्यय किए गए हैं तो ऐसे व्यय अस्वीकृत होते हैं और ना ही ऐसे व्ययों को प्रारंभिक व्ययों के रूप में कटौती स्वीकार की जाती है। करदाता पर किसी प्रकार का अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, फौजदारी मामला है, उसके संबंध में अगर कोई मुकदमा चल रहा है और मुकदमे के संबंध में अगर कोई कानूनी व्यय किए गए हैं तो ऐसे कानूनी व्यय भी अस्वीकृत होते हैं। तो आज की क्लास में हमने कुछ खर्चे ऐसे देखे जो परिस्थितियों के अनुसार स्वीकृत और अस्वीकृत किए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।